Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker, page number 138. Title है You Cannot Sprint Your Way to a Marathon. राइटर कहते हैं कि जो सक्सेसफुल हाई अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपने फील्ड के अंदर अच्छा रिज़ल्ट दिया है, उनको बहुत मुश्किल है ये समझना। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भी मैराथन रन कर लें तो कर लें। कहते हैं कि मैं एक वाइस प्रेसिडेंट से मिला जो कि बहुत सारी कंपनीज़ को इकट्ठे रन करती थी। उसने बोला कि मैं तो मैराथन रन करूँगी। मैंने उसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस दी कि भाई अगर तुमने कभी मैराथन रन नहीं किया है तो यू स्टार्ट स्लोली और जाओ, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, फिर बिल्डअप करो। पर उसने नहीं माना एंड शी जस्ट स्टार्टेड रनिंग फास्ट अ वीक बिफोर द मैराथन। और वो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो थक गई, उसके शिन स्प्लिंट्स हो गए, फ्रस्ट्रेटेड था और वो कभी भी दौड़ नहीं पाई मैराथन। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल सर्कल्स में पहले काम करने को तैयार नहीं थी। उसने एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें ले ली और अब वो उसके बारे में अच्छा नहीं समझती। अनफॉर्चुनेटली हम में से जितने भी जने ना मोस्टली अपने काम में अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखते हैं, लोगों से रखते हैं या लोग हमसे रखते हैं। हम अपने आप को ना सेट करते हैं या लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं गोल्स जो बिल्कुल अनरीजनेबल होते हैं। और फिर वैसे जैसे ये लड़की थी, ओवर रीचिंग मैराथनर की तरह फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड और हम स्टक फील करते हैं। आज के दिनों के अंदर जब सब जने वर्क प्लेस के अंदर सबसे हाईएस्ट बोनस अर्न करना चाहते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और हर चीज़ हमें कब चाहिए होती है? अभी। कंपनी एक नए सीईओ को हायर करती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। किसी कोच को हम हायर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी टीम जो है बस अभी जीत ही जाएगी। ये जो है ना रियलिटी, ये टीवी कल्चर है जो हमें ये सिखाता है कि बस अभी कोई चेंज हुआ और इसमें अभी ओलंपिक साइज डिफरेंस आ जाएगा। ये सिखाया जा रहा है कि टोटल मेकओवर, चाहे ये बॉडी है, चाहे साइकी है, चाहे हाउस है, ये 30 मिनट के एक एपिसोड में हो सकता है। ये जो रियल वर्ल्ड के अंदर माइंडसेट है ना, ऑल या नथिंग, ये गारंटी है फेलियर की। और फिर क्या होता है कि भाई अटेम्प्ट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है और ओवरवेलमिंग स्ट्रेस हो रहा है। और यहाँ से पता है क्या होता है, ये स्ट्रेस जो है ना हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है और फिर हम एक ना विशियस से सर्कल में फंस जाते हैं जहाँ पे हेल्पलेस फील करते हैं और ये हमारे गोल को और दूर ले जाता है। कितना भी हम मोटिवेशनल कॉन्वर्जेशंस को सुन लें, ये समझ लीजिए कि एकदम से तारे पाने की जो इच्छा है ना, ये एक फेलियर की रेसिपी है। राइटर कहते हैं इसीलिए मैंने बुक के पार्ट 1 में बात की कि हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ की लिमिट्स को पुश करें। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि सारा एक ही बार में आपको कर देना है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्पेशलाइज करते हैं गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर, वो एडवोकेट करते हैं कि गोल ऐसे सेट करने जो पहले मॉडरेट डिफ़िकल्टी के हों, इतने भी आसान नहीं हो कि आपको कुछ ट्राई ना करना पड़े, पर इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं हो कि आप उसको पाने के लिए डिस्करेज हो जाएं। सेटिंग स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल गोल हमें हेल्प करता है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में और अपनी फॉरवर्ड रास्ते में जाने में, सेलिब्रेट करने में वो छोटे छोटे विन, और हम कमिटेड रहते हैं जो भी काम हमारे हाथ में होता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर पीटर ब्रेगमैन एडवाइस करते हैं कि किताब मत लिखो, हर रोज़ एक पेज लिखो। डोंट एक्सपेक्ट कि आपका एक मैनेजर जो है 6 महीने में बहुत ही ग्रेट हो जाएगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस की सेटिंग रियलिस्टिकली करें। तो आपका इनिशियल ज़ोरो सर्कल कितना भी छोटा हो, ये आपको बिग रिटर्न्स देगा। डेनियल कोयल की लिखी हुई एक बुक है द टैलेंट कोड। उसमें वो डिस्कस करता है कि किस प्रकार से एक स्ट्रैटेजी जो आपकी ज़िंदगी में कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खोजें, उसे इम्प्रूव करें, ये बिज़नेस को फ्लरिश करने में हेल्प करती है। इस प्रैक्टिस का एक और नाम है काइजान, जैसे कि जैपनीज इसको रेफ़र करते हैं, मीनिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये इन्वॉल्व करता है कि छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस के अंदर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑन द प्रोडक्शन लाइन, यहाँ तक कि एक ट्रैश बीन को 1 फुट लेफ्ट में कर देना। एक छोटा सा कोई आपने चीज़ को फिक्स किया और एक एक को करते चले जाएंगे तो 1 साल के अंदर मिलियंस फिक्सेस हो जाएंगे।
दूसरे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि कंपनी यूज़ करते हैं यूरो सर्कल को ट्रांसफॉर्म करने में, कि थोड़े थोड़े चेंज करके एक मेमथ रिजल्ट लेके आना। एट पेज नंबर 140 राइटर कहते हैं लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। वो कहता है मैं एक बार एक हेड ऑफ कॉपी राइटर ऑफ एडवर्टाइजमेंट फर्म के साथ में मैंने काम किया, और उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि अपनी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में वो वरी ना करे। वो चिंता किस किस चीज़ के लिए करती थी, कितने कस्टमर हैं जिनके सर्विसेज वो लैंड कर रहे हैं, किस तरह के डिज़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बॉस जो हैं वो ऐसा तो नहीं कि लोगों को निकाल देंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। जब राइटर उससे मिला और उसने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल के बाहर है और उसके बारे में वरी करना उसके स्ट्रेस को हाई कर रहा है, शी वॉज एबल टू फोकस towards the things what was troubling in her job, her workplace and in many ways of her life. राइटर ने उसकी भी 2 लिस्ट बना दी, चीज़ें वो कंट्रोल कर सकती हैं और चीज़ें जो वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। वो हैरान थी ये देख के कि वो ज़्यादातर चिंता उन चीज़ों के लिए करती थी कि जिनको वो कंट्रोल कर ही नहीं सकती। और उसने फिर ये भी देखा कि वो एक 8 जनों की टीम को रन कर रही थी, और जितने भी उस कंपनी के अंदर ऐड रन होते थे उसमें उसके शब्द थे। अब उसने पहला ज़ोरो सर्कल क्या बनाया कि जो कॉपी वो खुद लिखती थी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी एनर्जीज को फोकस कर सके और वहाँ लाए जहाँ पे वो उसको हैंडल कर सके। ऐसे ही उसकी खुद की परफॉर्मेंस इम्प्रूव की, उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अपने आप ही एक्सपैंड हो गया। उसकी खुद की राइटिंग बेटर हुई तो उसकी टीम जो है उसके अपने काम को बेटर करने के लिए उसके एग्जाम्पलरी बन गई। वो उनका परफॉर्मेंस अपने आप बेटर हो गया। टीम में दोबारा से रिन्यूड एंथुजियाज्म आया, क्रिएटिविटी आई। उसके इस बेटर वर्क को देख के जो आर्ट एंड क्रिएटिव डिपार्टमेंट था वो भी एंथुजियास्टिक हो गया। अब आप ये देखो कि कोई कंट्रोल नहीं था उसका उस आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली अपनी बेटर राइटिंग के साथ में उसने उनको भी कंट्रोल किया। अब उसका कॉन्फिडेंस का और बढ़ गया। नाउ शी कुड सेट हर साइट एट अ हायर गोल्स। इसी तरह से वो अपना सर्कल बढ़ाती चली गई और उसका जो लीडरशिप थी उसकी अपनी कंपनी में, दैट इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर कंपनी एंड हर ओन ऑल्सो। पेज नंबर 141 पे राइटर एक और एग्जाम्पल दे रहा। हो सकता है आपके घर में बच्चों का यही हाल हो और अगर आप खुद ऐसे हैं तो चेक करिएगा। राइटर कहता है कि हम बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं और इमोशनली हाईजैक्ड होते हैं जब हमारे पास एक बहुत ही पैक्ड अप टू डू लिस्ट होती है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऑफिस के अंदर अगर टेबल पे पेपर्स पाइल अप हो रहे हैं, 300 से ज़्यादा आपने ईमेल नहीं पढ़ी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल हॉस्टल में आते हैं, नए होते हैं, राइटर कहता है कि उनके इतने गंदे कमरे होते हैं जो चारों तरफ पिज़्ज़ा के बॉक्सेस, न्यूज़पेपर्स, एम्प्टी बॉटल्स ढंग से पड़ी होती कि एक बार फायर डिपार्टमेंट को जब दिखाया गया इंस्पेक्शन के टाइम पे तो उसने बोला कि शायद अगर आग लगे तो ये स्टूडेंट खुद ही अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाएगा। कुछ मेस हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड कियोस बोला जाए कि जब आप ओवरवर्कड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही आपको वीक बनाता है। वर्ड जो बुक में यूज़ किया गया है ना, वो यूज़ किया गया है डेबिलिटेटिंग। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक तरफ तो आप अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना चाहते हैं, जैसे कि ये स्टूडेंट लाना चाहता है, लेकिन इतना मैसिव मतलब खिंडारा उसको मतलब ठीक करने के अंदर ऐसे लगता है ये ओवरवेलमिंग हो रहा है। कि आपको भी लगता है कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या ठीक करूँ। राइटर कहता है मैंने एक ज़ोरो सर्कल ड्रॉ किया और उसको बोला एक स्मॉल पैच ये डेस्क का है, बस इसको आज ये साफ़ करे। और अगले दिन उसको बोला कि इसको डिफेंड करे कि इसमें तुमने गंद नहीं डालना है। कहने का अभिप्राय क्या है कि आपने भी एक एरिया अपनी लाइफ का लेना है, उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करनी, उसको ठीक करके उसको डिफेंड करना है ताकि वो दोबारा से गंदगी ना हो। ये नहीं कि हमने अगला एरिया साफ़ करने की कोशिश की और पिछला एरिया गचर पचर हो गया। तो ये जो स्टूडेंट है जिसका वो करा रहा था, वो जब उसने एक एरिया अपने डेस्क साफ़ किया अपना और उसको वो जेन्युइनली क्लीन रख सका तो ही वॉज़ वेरी अनादर। तो नेक्स्ट डे उसने फिर अपने कमरे का एक और एरिया चूज़ किया और इस तरह से एक दिन आया जब उसका कमरा बिल्कुल क्लटर फ्री था। बिल्कुल इस कमरे को आप अपने खुद के बिज़नेस, अपने खुद के घर की तरह समझ लीजिए कि एक एक चीज़ को करते हुए आपको इसको नीट एंड क्लीन करना है। यहाँ से आता है ग्रेट सेंस ऑफ कंट्रोल, एक स्ट्रेंथन्ड कमिटमेंट जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हों।
स्टूडेंट का भी 2 हफ्ते में कमरा बिल्कुल स्पॉटलेसली क्लीन हो गया। छोटे छोटे सर्कल ऑफ सक्सेस क्रिएट करते हुए, बाहर को निकलते हुए उसने अपने जीवन को भी ऑर्गेनाइज किया। नाउ इज़ हैप्पी एंड ग्रोइंग। पेज नंबर 142 पे एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी हुई है। द थिंग्स ऑफ आवर लाइव्स हैव गेन्ड कंट्रोल ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ आवर लाइफ एंड द प्रोडक्टिविटी सफर्स एज अ रिजल्ट। जो चीज़ें जो हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, यहाँ वहाँ इतनी सारे, ये हमारी ज़िंदगी को नॉन फंक्शनल बना देती है और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी सफ़र करती ही करती है। चीज़ें आपकी ईमेल भी हो सकती हैं बहुत सारी। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता, कहता है कि एक जो व्यक्ति मेरी, उसके पास 1400 मेल्स एंड मैसेजेस इकट्ठे हो गए थे। वो कह रहा था कि मेरा दिल करता है कोई वायरस आके इनको सबको डिस्ट्रॉय कर दे। वैसे इंपॉर्टेंट मैसेज भी थे। राइटर ने उसको बोला, सबसे पहले तो अपनी जो एंग्जाइटी है जो इतनी तुम्हें हो रही है, इसको अ, चलो ठीक ठाक करते हैं। ये एक ईमेल का इनबॉक्स है, ये कोई शेर नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। राइटर ने रियलाइज़ किया कि वो अपने प्रॉब्लम को वर्ड्स में बताना चाहता है ताकि वो हल्का हो जाए। तो राइटर ने उसे रिकमेंड किया कि भाई तुम एक नोटबुक लो और जॉट डाउन करो अपनी सारी थॉट। जब भी स्ट्रेस होता है तो तुम जो सरफेस पे आती है, ताकि तुम पहले इमोशनली लाइट हो, अवेयर हो तुम्हारी फीलिंग के लिए, और फिर एक सर्कल ड्रॉ करो। और फिर उसको राइटर ने बोला कि भाई सारी ईमेल को भूल जाओ कि ये 1400 है, सिर्फ जो नई ईमेल्स हैं उसको सिर्फ तुमने आंसर करना है कि सिचुएशन पे पहले तुम्हारी कमांड आए। उसके बाद में तुमने आज की ईमेल कर ली 2-3 दिन तक जो आज आ रही हैं, उसके बाद में आपने आज की करी और उससे एक दिन पहले की करी। इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके सारा ले गया। आई ऑल्सो डू सो। मैं अपने जब मैसेजेस को डिलीट करना होता है तो इसी तरह से थोड़े थोड़े करके करती हूँ और क्लियर कर देती हूँ। राइटर ने उसको ये भी बोला कि ये नहीं कि वो पूरा दिन इन ईमेल्स पे काम करेगा, वो सिर्फ 1 घंटे के करीब इस ईमेल पे काम करेगा और ग्रेजुअली इससे बाहर आएगा, अदरवाइज इट बिकम्स ओवरवेलमिंग। 3 हफ्तों के अंदर ही राइटर को बैरी से ईमेल आ गया। उसने प्राउडली बोला कि मैंने सारा कुछ मैनेज कर लिया, देयर इज़ ओनली 5 ईमेल्स इन हिज बॉक्स नाउ। अपने ऑफिस को भी दोबारा से ऑर्गेनाइज किया। हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये है कि स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स पहले करने हैं और फिर वहाँ से एक जायंट सक्सेस को पाना है। The last conversation of this chapter in a 143 पेज नंबर, जो बुक है द टिपिंग पॉइंट, राइटर है मेलकम ग्लैडवेल, वो वहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। वहाँ पर एक बहुत ही ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम थी और ऑफ अ राइजिंग क्राइम रेट। कितना भी पैसा स्पेंड कर रहा था, कितना जो पुलिस ने कुछ भी किया, वहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फाइनली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स ने एक नई स्ट्रैटेजी पे अमल करना शुरू करा कि एक ब्रोकन विंडो थ्योरी पे बेस्ड थी। 1982 में सोशियोलॉजिस्ट जेम्स क्यू विल्सन एंड जॉर्ज केलिंग ने ये थ्योरी को बनाया था, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो स्मॉल एक्ट ऑफ वैंडलिज्म होते हैं ना, ये पहले थोड़े थोड़े घचर पचर होते हैं, उसके बाद ही बड़े बड़े क्राइम बन जाते हैं। तो थ्योरी ये थी कि कोई भी एबंडेंट बिल्डिंग के अंदर अगर एक ब्रोकन विंडो है तो सारी विंडोज़ आपको फिर थोड़े दिन में टूटी हुई मिलेंगी। एक टूटी हुई देखी, फिर किसी ने उसको पत्थर मार के और तोड़ा, और अगर वो नहीं है तो वो वहाँ से नहीं होगा, मीन्स द बिल्डिंग स्टेज इंटैक्ट। इस थ्योरी को लेते हुए सिटी ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि वो रिवर्स में वर्क करेंगे। उन्होंने सबसे पहले सबवे वगैरह में अपने पैसे को डायरेक्ट किया, अपनी अटेंशन को डायरेक्ट किया और सारी विंडोज़ क्लीनिंग करनी शुरू करी, ट्रेन्स की, सबकी, कार्स की, ग्रेफिटी से। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भाई ये क्यों कर रहे हो तुम लोग, ग्रेफिटी है जो ये लिखा हुआ है सब तरफ, इस पे ध्यान ना दें, जो क्राइम है सबवे के अंदर इतना, उस पे ध्यान दें। और ये एक रीज़नेबल एडवाइस भी लग रही है, लेकिन उन लोगों ने इसी के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने अपने एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सबवेज को क्लीन करा, सब ट्रेन्स को क्लीन करा। उसका रिज़ल्ट क्या आया कि आर्म्ड और रॉबरीज उन सबवेज में कम हो गई रैपिडली। उन्होंने सिटी को एट अ लार्ज क्लीन करा और अमेजिंगली बात ये थी कि क्राइम पूरी सिटी के अंदर कम हो गया। सारे पॉइंट हमें क्यों बताए जा रहे हैं? सारे पॉइंट हमें बताए जा रहे हैं ये जानने के लिए कि छोटे छोटे एफर्ट्स को करके आप बड़े रिजल्ट को पा सकते हैं।
मेरे घर में ना चीज़ें बिल्कुल ओवरफ्लो कर रही थी, अलमारियों में से ओवरफ्लो कर रही थी, मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने शुरू किया 365 डेज़ ऑफ काइंडनेस। वैसे सोचती कि चीज़ों को हटा दूँ, कर दूँ, तो ये लालची मन है ना, मैं मारवाड़ी हूँ ना, मूंजी मारवाड़ी, करने को दिल नहीं करता। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड गिविंग एवरी डे वन थिंग टू समबडी, जो मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी हो। विद इन 3 मंथ्स मेरी कपबोर्ड्स मैनेजेबल है, मेरा घर नीटर है, मन को भी अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ किया। आप भी शुरू हो जाओ, और यहाँ से ख़त्म होता है हमारा ज़ोरो सर्कल का पॉइंट। तो अभी तक हम 5 प्रिंसिपल कर चुके हैं ऑफ हैप्पीनेस एडवांटेज। अगर आपको अभी ध्यान नहीं है तो यू मस्ट लिसन टू द ऑडियोज अगेन। डू टेल मी वेयर योर लाइफ इज़ गोइंग। आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर गेटिंग मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, much more anxiety free. Same here, I am also being like that. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.